जीवन परिचय। आज हम जीवन परिचय लिखने का सही तरीका जानने वाले हैं। जीवन परिचय हमें किस तरीके से लिखना चाहिए और बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले वो कुछ गद्य के लेखक और पद्य के जो कवि हैं उनके अक्सर पूछे जाने वाले बोर्ड परीक्षा में कुछ हैं, तो उनके आज देखने वाले हैं किस प्रकार हम लिखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय किस प्रकार लिखने पे हमें फुल मार्क्स मिल देंगे। तो आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय में सर्वप्रथम हमें हेडिंग डालनी होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बड़े मोटे अक्षरों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हो गया, फिर उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हैं, फिर व्यापक रूप में उनकी कहानी के रूप में उनका जीवन परिचय। तो संक्षिप्त जीवन परिचय के रूप में पहले उनका नाम, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, जन्म स्थान, मृत्यु का स्थान, आजीविका, उनके विषय में जो भी है पता हो वो हम पहले संक्षिप्त जीवन परिचय के रूप में लिखते हैं। तो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम रामचंद्र शुक्ल, उनका जन्म 4 अक्टूबर 1882 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, माता का नाम विभासी, शिक्षा एफए मतलब इंटरमीडिएट का 12वीं तक उन्होंने पढ़ा था। आजीविका तो उनका अध्यापन और लेखक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में, तथा उनकी मृत्यु हो गई 2 फरवरी सन 1941। ये हो गया हमारा संक्षिप्त जीवन परिचय। अब संक्षिप्त जीवन परिचय के लिखने का हमारा पर्पज, उद्देश्य क्या है। संक्षिप्त जीवन परिचय जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो सिर्फ नाम, जन्म स्थान देखकर पूरे मार्क्स देते हैं। तो इस प्रकार संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने का बहुत बड़ा महत्व है। अब व्यापक रूप में जीवन परिचय लिखें, तो व्यापक रूप में जीवन परिचय जो हमने संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखा है सिर्फ उसी का व्यापक रूप, जैसे हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1882 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इतना हमने संक्षिप्त जीवन परिचय में भी लिखा था। कुछ बढ़ाकर इसमें हमने व्यापक जीवन परिचय के रूप में लिखा। फिर इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी। शुक्ल जी के पिता जो सदर कानूनगो के पद पर थे, उनका जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वो कार्य करते थे, परंतु उनकी नियुक्ति जो मिर्ज़ापुर में हो गई। उनकी नियुक्ति जब मिर्ज़ापुर में हुई तो उनका पूरा परिवार मिर्ज़ापुर में ही आके रहने लगा। उनका पूरा परिवार मिर्ज़ापुर में ही आकर रहने लगा। इस प्रकार जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल 9 वर्ष के हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया। 9 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का देहांत हो गया और मातृ सुख के अभाव में उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया गया। माता के दुख ने उन्हें अल्पायु में ही बहुत बड़े इंसान की सोच की तरह उनकी सोच हो गई। इस प्रकार उनका आधा जीवन परिचय सिर्फ माता और पिता में व्यतीत हुआ। अब उनके अध्ययन पे आएंगे। दूसरी जो हमारा पैरा होगा उसमें उनके अध्ययन के विषय में लिखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अध्ययन के प्रति उनकी लग्नशीलता बाल्यकाल से ही थी, किंतु उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका क्योंकि उनके माता का देहांत हो चुका था, तो उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। और इंटरमीडिएट में आते ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इन्होंने सिर्फ FA तक ही पढ़ा, इंटरमीडिएट तक ही पढ़ा, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये सरकारी नौकरी करने लगे। उस समय में होता होगा 12th तक ही पढ़ने तक उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई और सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु उनके अंदर स्वाभिमान बहुत था। स्वाभिमान के कारण वो नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए।
ये इनका अध्ययन का सिलसिला रहा। फिर उन्होंने खुद कितना पढ़ा और इन्होंने स्व अध्ययन कितना किया। अक्सर हमारे लेखक जो होते हैं वो सभी भाषाओं का अध्ययन स्वयं करते हैं। तो मतलब किसी भी लेखक का जीवन परिचय आ जाए तो उसमें हम ये लाइन अपने से ऐड कर सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, जितनी भी भाषाएं पता हो उन सभी का ज्ञान इन्होंने स्व अध्ययन से प्राप्त किया। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अब लेखक के रूप में जीवन का यहाँ से शुरुआत हुई। बाद में इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक का संपादन का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। अब यहाँ से लेखन का कार्य, इन्होंने शुक्ल जी का लेखन का शुभारंभ जो हुआ था, उन्होंने प्रथम लेखनी अपनी कविता से शुरू की थी। उन्होंने पहले कविता लिखा, उसके बाद उन्होंने नाटक में भी रुचि रखी। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक प्रसिद्ध आलोचक और निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में अपना सर्वोपरि स्थान बनाया, आज तक बनाया हुआ है। इस प्रकार जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करते हुए शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हो गया। ये रहा शुक्ल जी का जीवन परिचय, संक्षिप्त रूप में भी, व्यापक रूप में भी। एग्जामिनर जो होते हैं वो सिर्फ संक्षिप्त रूप को चेक करके पूरे मार्क्स दे देते हैं, तो इसलिए संक्षिप्त रूप लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इनके दो रचनाएं भी लिखने के लिए आती हैं। तो पहली रचना है इनकी पहली रचना चिंतामणि। चिंतामणि एक प्रसिद्ध निबंध है और त्रिवेणी आलोचना है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी पर अनेक आलोचनाएं की, जिसका संग्रह त्रिवेणी में है। इस प्रकार जीवन परिचय लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ये रहा गद्य के किसी लेखक का जीवन परिचय लिखने का तरीका। अब देखेंगे पद्य के किसी कवि का जीवन परिचय लिखने का तरीका। जिस प्रकार गद्य में हमने संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा था, उसी प्रकार पद्य में भी हम संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। तो संक्षिप्त जीवन परिचय में जो हमें पता हो सिर्फ वही लिखेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म और गुरु। पहले तो हमें किसका लिखना है, बोर्ड परीक्षा में 3 लिखने के लिए आते हैं। वो भी 3 कौन? 10वीं के परीक्षा में सूरदास, तुलसीदास या महादेवी वर्मा। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनका तो याद करके ही जाना होगा। बाकी सबका अगर जन्म मृत्यु याद हो तो हम लिख सकते हैं उनका जीवन परिचय। तो यहाँ पे हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम इतना हमें एग्जैक्ट पता था, लेकिन जन्म स्थान, मृत्यु, ये सब आदि के बारे में इन तुलसीदास जी में बहुत मतभेद हैं। मतलब इनका कोई एग्जैक्ट पता नहीं चला कि क्या जन्म है, कब जन्म है, क्या जन्म स्थान है, ये सब कुछ पता नहीं है, सिर्फ माना गया है। तो इस प्रकार इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का हुल हुलसी था। इनका जन्म 1500 संवत माना गया है और ईस्वी में 1532 ईस्वी। ये हो गया हमारा संक्षिप्त जीवन परिचय। इनके गुरु का नाम नरसिंह था। अब हम व्यापक रूप के जीवन परिचय में आते हैं। तो व्यापक रूप में जब हम जीवन परिचय लिखेंगे तो इनके कुछ बढ़ा चढ़ाकर जैसे मतलब लिखने का तरीका होता है, तो हम लिखेंगे लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म
सन 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया है, लेकिन तुलसीदास जी के जन्म एवं जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। इनके जन्म में एक दोहा प्रचलित है, जैसे 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 विषय, यही 1500 विक्रांत संवत जो होता है उसी के आधार पर इनका है जन्म पता किया गया है। अब आगे तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में माना जाता है, परंतु कुछ विद्वान एटा जिले के सोरो नामक गांव को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि ये एक अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इनके अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, तो इनके मुंह में 32 के 32 दांत थे तथा इन्होंने जन्म लेते ही राम का नाम लिया था, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया तथा इनका जो बाल्यकाल था बहुत ही कष्टों में बीता। इनका पालन पोषण संत नरहरि दास ने किया। संत नरहरि दास ने इन्हें पाला पोसा, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की, इतिहास पुराण आदि में इन्हें निपुण बनाया और इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन का अवसर भी प्राप्त करवाया। अब तुलसीदास जी का विवाह। तुलसीदास जी का विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। इनके विवाह के संबंध में एक बहुत अच्छी कहानी है कि कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और वे रत्नावली के सौंदर्य के प्रति अत्यंत आसक्त थे। एक बार ऐसा कहा जाता है कि जो रत्नावली एक दिन कुटिया में थी और उनके भ्राता आए और उन्हें अति शीघ्र मायके लेके चले गए तुलसीदास जी को बिना बताए। तुलसीदास जी को यह सहन न हुआ, इसलिए उस दिन बहुत ही आंधी तूफान का वातावरण होते हुए भी तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे उनके मायके चले गए और तुलसीदास जी के कुटिया और रत्नावली के मायके के बीच एक बहुत बड़ी नदी आती थी जिसमें कोई केवट न था। और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि तुलसीदास जी एक शव के सहारे नदी पार करके रत्नावली के मायके चले गए और रत्नावली के जब मायके पहुँचे तो वहाँ पे रत्नावली ने तुलसीदास जी को देखा और आश्चर्यचकित रह गई। तुलसीदास जी ने कहा कि क्या आप हमारे आने से प्रसन्न नहीं हैं? तो रत्नावली ने उत्तर दिया एक दोहे के रूप में, लाजन आई आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कैसे कहूँ मैं नाथ। आपको ऐसे सौंदर्य के प्रति मोह है, यदि इसी मोह को आप श्री राम के भक्ति में लगा दे तो आप यहाँ न खड़े होकर श्री राम के चरणों में होते और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह सुनकर तुलसीदास जी सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए तथा श्री राम की भक्ति में लग गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। सन 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की। इस प्रकार तुलसीदास जी रत्नावली से प्रेरित होकर श्री राम की भक्ति में लग गए और इन्होंने अनेक रचनाएं की, जैसे दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, अनेक ग्रंथ की रचनाएं की और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और तुलसीदास जी के जीवन के परिचय में जितना लिखें उतना कम होता है, इसलिए एक सीमित रूप में लिखना होगा। तुलसीदास जी की रचनाएं, 2 रचनाएं हमने लिखना होता है हमें। पहला गीतावली लिखें और दूसरा कवितावली। इनके अनेक रचनाएं हैं, कोई भी लिख सकता है।
बोर्ड परीक्षा में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल आता है, इसका आना निश्चित है। तो इसकी तैयारी हम अच्छे से करके जाएं ताकि ये 3 नंबर तो हमारे फिक्स ही हो जाएं। तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य लिखने का अच्छा तरीका, ज्योति जवाहर खंडकाव्य हम कैसे लिखें कि एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। फुल मार्क्स देने के लिए पहले तो हमें अट्रैक्टिव रूप में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने लिखा है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी प्रकार बहुत प्रश्न बनते हैं, तो इसमें आपका जो पठित खंडकाव्य होगा आप उसी में जो नायक का चरित्र चित्रण होगा उसको करेंगे। तो यहाँ ज्योति जवाहर के नायक का चरित्र चित्रण है, तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य के रचयिता कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये तो पहले प्रश्न आया, प्रश्न को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना नहीं है, टाइम की बर्बादी है केवल। तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या, जिस भी प्रश्न संख्या होगा उसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, स्केच पेन से बढ़िया हेडिंग डाल के फिर उसमें लिखेंगे कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस खंडकाव्य में कवि ने संपूर्ण भारत की विशेषताओं को पंडित नेहरू के व्यक्तित्व में ढालते हुए उन्हें युगावतार एवं लोकनायक के रूप में वर्णित किया है। इतना लिखने के पश्चात तब हम हेडिंग बाय हेडिंग उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखेंगे। अब उनके चारित्रिक गुणों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ये काले पेन से होना चाहिए। फिर हमारा हेडिंग आएगा, पहली हेडिंग विराट व्यक्तित्व। पहली हेडिंग चाहे कुछ भी हो, आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि पहली ही हेडिंग से पूरे खंडकाव्य में आपने जो लिखा है उसका आकलन हो जाता है। तो पहली हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो विराट व्यक्तित्व, इस हेडिंग को स्केच से डालें या मोटे काले बाल पेन का यूज़ करें। तो विराट व्यक्तित्व में ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कवि जो देवी प्रसाद शुक्ल हैं उन्होंने लिखा, जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारत के समान ही विराट था। उनके व्यक्तित्व के विविध रूप थे और वे अपने हर रूप में उत्कृष्ट थे। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, सागर की गहराई और धरती का धैर्य, पवन की गति उनके व्यक्तित्व में सभी समाहित थे। इस प्रकार ये विराट व्यक्तित्व का हेडिंग डालने के पश्चात 2 लाइन छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जब ये हमारा पूरा लिख लिए थी हेडिंग में, तो उसके बाद भी 2 लाइन छोड़ना होता है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग, आधुनिक भारत के निर्माता एवं देशभक्त। पंडित जवाहरलाल नेहरू परम देशभक्त थे। उन्होंने गांधी जी का अनुसरण करते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष तथा गणतांत्रिक देश घोषित करने के लिए अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार वह आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। ये दूसरी हेडिंग, मैक्सिमम 5 हेडिंग लिखनी होती है, क्योंकि 3 नंबर का है तो 5 मोर देन सफिशिएंट होगा इसमें। तो फिर से अगली हेडिंग, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि में जो हेडिंग डाली है हमने उसी को लिखते हैं पहले। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संस्कृति के सच्चे पोषक एवं प्रतिनिधि थे। इसमें दूसरी हेडिंग में हमने देखा आधुनिक भारत के निर्माता एवं देशभक्त, तो उसकी पहली लाइन यही होनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू परम देशभक्त थे। अब भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि में आगे की लाइन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संस्कृति के सच्चे पोषक एवं प्रतिनिधि थे। वह भारत देश के अतीत पर गौरव अनुभव करते हैं तथा इससे प्रेरणा लेते हैं। वह भारत के महान व्यक्तित्वों के गुणों को ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व को उदार बनाते हैं। इनके चरित्र पर अनेक
महावीर महासंत जो भी हुए उनके चरित्रों का प्रभाव पड़ा। जैसे राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, महात्मा गांधी, अशोक, मीरा, राणा प्रताप इत्यादि के चरित्रों का पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर प्रभाव पड़ा था। फिर तीसरी हेडिंग के बाद फिर से हम 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 लाइन फिर हमारी चौथी हेडिंग होगी लोकप्रिय राजनेता। लोकप्रिय राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने विख्यात थे कि उन्हें हर जनता एक लोकप्रिय राजनेता के रूप में देखती थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की जनता में अत्यंत लोकप्रिय राजनेता थे। कवि ने उनको युगावतार एवं लोकनायक के रूप में वर्णित किया है। कवि कहता है, मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धरकर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। ये जो 2 लाइनें हैं ये आपके खंडकाव्य में होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी खंडकाव्य में सिर्फ कहानियों के रूप में लिख दिया जाता है, लेकिन 2 लाइनें जो कविता के रूप में हो ये होनी बहुत आवश्यक होती हैं, यही आकर्षक बनाती हैं। और अगली हेडिंग अहिंसा के समर्थक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर सम्राट अशोक और महात्मा गांधी के चरित्र का प्रभाव पड़ा था। महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अहिंसा के समर्थक थे। परंतु अहिंसा से उन्होंने सीख ली, अहिंसा की सीख ली उन्होंने, परंतु अहिंसा को उन्होंने नए सिरे से परिभाषित किया। उनके अनुसार अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। इस प्रकार ज्योति जवाहर खंडकाव्य को लिखने का सही तरीका, और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। संस्कृत गद्यांश या पद्यांश का अनुवाद, ये हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इनको करना बहुत ही आसान होता है। बस कुछ तरीके होते हैं जिन्हें हम जान लें तो संस्कृत गद्यांश या पद्यांश का अनुवाद हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि 5 नंबर गद्यांश और 5 नंबर पद्यांश में आता है। दोनों मिला के 10 नंबर हमारे सेव हो जाएंगे। तो देखते हैं पहले संस्कृत गद्यांश का अनुवाद। मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल पेपर है जिसका देखेंगे संस्कृत गद्यांश का अनुवाद। तो यहाँ पे पहला ही है ये संस्कृत गद्यांश, अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तर न जानम। इसको पढ़ के हमें ये निश्चित करना होगा कि यह कौन से पाठ का है संस्कृत खंड के। तो ये है संस्कृत खंड के प्रहेलिकाया उत्तर न जानने। यह प्रहेलिका एक चैप्टर ही है और ये प्रहेलिका चैप्टर का ही है। तो प्रहेलिका चैप्टर का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर में उसमें प्रहेलिका शब्द आता है, तो ये याद रखना होगा कि यह प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है। तो इसमें कहा है संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका संदर्भ भी लिखेंगे हम। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत गद्यांश का सिर्फ इतना ही संदर्भ होता है और बाकी इसका हिंदी में अनुवाद। तो अनुवाद जब हम करेंगे तो अनुवाद हमें एक कहानी के रूप में करना है। जैसे यहाँ पे कहानी पता होनी चाहिए कि वो एक ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र के एक आदमी से एक प्रहेलिका पूछता है, जिसका उत्तर वह शहरी नहीं दे पाता, इसलिए वह शर्मिंदा हो जाता है। तो इसी के विषय में है, तो इसको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। अहम अस्य प्रहेलिकाया उत्तर न जान, मैं इस प्रहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दे दें। इसी प्रकार एक एक लाइन को पढ़ के हम पूरे गद्यांश का अनुवाद करेंगे।
अतः उदास मुख वाले शहरी व्यक्ति ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए। फिर ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछें। दंड चुकाने से दुखी शहरी बहुत समय तक विचारने के बाद भी कोई पहेली याद न कर सका। अतः वह अपनी अधिक लज्जा का अनुभव करता हुआ बोला, आप अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। अतः तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर दिया, पत्र, क्योंकि वह बिना पैरों के भी दूर दूर तक जाता है और अक्षर युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता। यह इस गद्यांश का अनुवाद। इसी प्रकार जैसे अथवा में प्रश्न है, भारतीय संस्कृति तु सर्वेशा मतावलंबिना संगम स्थली। इसको पढ़ के हमें निश्चित करना है। पहले तो ये भारतीय संस्कृति पाठ का है, तो उसका संदर्भ लिख लेंगे। तो संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद। अनुवाद इसका जैसे हमने प्रहेलिका वाले गद्यांश का किया, उसी प्रकार इस गद्यांश का भी भारतीय संस्कृता तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों की, सभी मानने वाले विभिन्न धर्मों की संगम स्थली की संज्ञा में रखी जाती है। काले काले मतलब समय समय पर, विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता, समय समय पर भारतीय संस्कृति में अनेक विचार आ मिले। एषा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधना जातिना संप्रदायना विश्वासानंद योगदानम दृश्यते। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का एक योगदान दिखाई देता है। अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। इस गद्यांश का अर्थ। फिर अगला प्रश्न होता है, इसी प्रकार पद्यांश में भी 2 पद्यांश दिए होते हैं जिनमें से किसी एक को करना होता है। जैसे यहाँ पे मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। इसको पढ़ने के बाद इसमें एक शब्द आया है कौपीनम यत्र कौशेय। कौपीनम यत्र कौशेय मतलब काशी का नाम आया है, मतलब यह वाराणसी चैप्टर का, वाराणसी पाठ का है। तो संदर्भ इसका लिखने में आसानी हो गई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद। जहाँ मरना मंगलकारी या कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण हो और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वहाँ वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अब दूसरा है, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चर स्थता मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रिडात। ये जो श्लोक है वो जीवन सूत्राणी पाठ का है। जीवन सूत्राणी पाठ का श्लोक है और इसका संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न और उत्तर हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रश्न है कि माता उत्तर के रूप में जो युधिष्ठिर जब उत्तर देते हैं तो माता भूमि से अधिक भारी है और पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तेज है और
चिंता करने वाले चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली है। इस प्रकार संस्कृत खंड का गद्यांश करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना। खंड ब में जो खंड अ होता है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद सबसे पहला प्रश्न खंड ब का यही होता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। एक पठित गद्यांश दिया रहता है और एक पद्यांश भी होता है अगले प्रश्न में। तो गद्यांश की हमें संदर्भ लिखनी होती है, व्याख्या, और कुछ प्रश्न उसी गद्यांश में से पूछे जाते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें, और ये पूरे 6 नंबर गद्य में और 6 नंबर पद्य में आता है। टोटल 12 नंबर एकदम फिक्स कर लेते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार करें। तो मेरे पास एक मॉडल पेपर है, तो उसमें प्रश्न है खंड ब का, काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य एवं गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चयन्तयो माये जनाः पर्युः पासते। इस प्रकार ये एक गद्यांश दिया है। अब गद्यांश में हमें प्रश्न आगे पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले तो हमें इस गद्यांश किस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम तथा उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो ये ममता पाठ का है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर प्रश्न है धर्मचक्र कहाँ स्थित था। तो इसको लिखें पहले। जैसे संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जैसे ये प्रश्न इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो हमें पहले तो खंड ब डालना है, स्केच की सहायता से खंड ब, फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, फिर पहला प्रश्न हमारा कहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डाल के एक लाइन छोड़ के हमें संदर्भ लिखना है। इसी प्रकार प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर दूसरा प्रश्न था हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इसी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पहले तो हेडिंग होनी चाहिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे दूसरा नंबर डालना जरूरी है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें पहले तो कवि कहना क्या चाहता है पूरे निचोड़ को लिखेंगे, फिर अंतिम में हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, काशी के उत्तर में अनेक बौद्ध स्मारक हैं। इन स्मारकों को मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की शान बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, ये स्मारक अब टूट फूट चुके हैं। इनकी टूटी फूटी चोटियाँ, दीवारें, कंगूरे खंडहर बन गए हैं। इन पर झाड़ियाँ उगाई हैं, पत्ते बिखरे हैं। इन खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से स्वयं को शीतल कर रही है। इस प्रकार ये रेखांकित अंश का व्याख्या। फिर अगला प्रश्न है, धर्मचक्र कहाँ स्थित था। धर्मचक्र काशी नगर के उत्तर में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर
स्थापित किया था। ये यहाँ पे लिखा है काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। तो इसी को व्यापक रूप में लिखने के लिए इस प्रकार लिखेंगे। धर्मचक्र काशी नगर के उत्तर में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर स्थापित किया। इसी प्रकार इस प्रश्न का अथवा जो प्रश्न है उसमें भी एक अन्य गद्यांश दिया है। इन दोनों में से कोई एक गद्यांश करना होता है। तो ये गद्यांश भी देखते हैं, इसको किस प्रकार से लिखेंगे। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है, और यह यशोधरा वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। पहले तो इस गद्यांश को पढ़ के हमें यह निश्चित करना है कि यह किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। और यशोधरा और राहुल का जो चित्रण किया गया है भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा किया गया है, जो कि अजंता नामक पाठ में है। तो पहले इसको पढ़ें। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने को आया था, और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वो भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा दिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। अब इसमें प्रश्न दिए हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो हमें पता है कि यह अजंता पाठ का है। अजंता पाठ के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, तो इसी के आधार पर इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसकी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या पिछले प्रश्न की तरह हेडिंग डालेंगे। पहले हेडिंग डालने के बाद फिर हम उसको एक लाइन छोड़ के नीचे से लेखक भगवान बुद्ध के गृह त्यागने का वर्णन अजंता के चित्रों के माध्यम से करता हुआ कहता है कि एक चित्र में हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका सौंदर्य छलक कर चारों ओर बिखर गया हो। उनकी सुंदर उभरी आँखों से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। उनकी पत्नी यशोधरा भी उसी प्रकार कमलनाल लिए त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर तीसरा है, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का वर्णन किया गया है या चित्रण किया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश में अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्रों का वर्णन किया गया है। इनमें गौतम बुद्ध, यशोधरा, नंद, सुंदरी आदि के माध्यम से गौतम बुद्ध के गृह त्यागने का अत्यधिक सुंदर वर्णन है। इस प्रकार गद्य खंड में सिर्फ 3 ही प्रश्न में हमें पूरे 6 नंबर मिल गए, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अब पद्य खंड। पद्य में भी इसी प्रकार जैसे 22वां प्रश्न दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी हमें पद्यांश पढ़ के पहले ये निश्चित करना है कि यह किस पाठ का है और इस पाठ के कवि कौन हैं। तो धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती फिर कछोटी। यहाँ पे रसखानी, वा छवि को रसखानी बिलोकत, रसखानी का नाम आ गया। इसे हम ये पकड़ सकते हैं कि ये रसखान कवि के चैप्टर का है और जिसके
चैप्टर का नाम, पाठ का नाम सवयव है। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें ये पता हो गया है कि इस पाठ के कवि कौन है और पाठ का नाम क्या है, तो संदर्भ हम आसानी से लिख सकते हैं। संदर्भ गद्य की तरह ही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के या काव्य खंड के संकलित सवयव नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पद्यांश के रचयिता सुजान रसखान जी हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इतना है, तो हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले इसका प्रसंग लिखना चाहिए। ये किस बारे में बात हो रही है तथा इस पूरे सवयव का निचोड़ क्या है वो प्रसंग में लिखा जाता है, फिर व्याख्या की जाती है। तो प्रसंग में रेखांकित अंश की व्याख्या के प्रसंग में लिखेंगे हम, प्रस्तुत सवयव में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर एक गोपी दूसरी गोपी से उनकी सुंदरता का बखान कर रही है। इसी के विषय में व्याख्या रेखांकित अंश का। तो कवि रसखान कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूर से भरे हुए अत्यंत सुशोभित एवं आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। इस प्रकार रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तो इस पद्यांश में एक कौवे को भाग्यशाली बताया गया है, जिसने श्री कृष्ण के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीनकर खुद खा रहा है, तो उस कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। तो कवि रसखान ने उस कौवे को भाग्यशाली बताया है जिसे श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसमें यह भी प्रश्न हो सकता है। अब अगला देखते हैं, ख में क्या है, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। यह भारत माता का मंदिर, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ये पता हो गया, तो संदर्भ हम आसानी से लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से लिया गया है। इस पद्यांश के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब आगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में पहले हमको प्रसंग लिखना है, किस विषय में बात हो रही है। तो प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भारत की गौरवशाली महिमा का बखान किया है। व्याख्या, कवि ने भारत देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए हमें अपना मन शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। कवि ने समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें शत्रुहीन बनना है और सभी से मित्रता करनी है तथा सद्गुणों को ग्रहण करते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। यह रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ अगला प्रश्न है, भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। भारत देश तीर्थों का तीर्थ कहा गया है जहाँ असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है।